बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आज तो मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इस मौसम को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। साथ चाय का कप पकड़ा होगा नाश्ते की टेबल पे बैठकर। खैर ये सारी चीज़ें तो मतलब इंजॉय करने वाली होती हैं, लेकिन मैं कप पकड़ लूँगा। हाँ जी, हमजा ने पकड़ लिया कप। खैर हमजा, ये सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ में होती हैं, हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक कीमती चीज़ है वो हमारी रेपुटेशन है। कि जो रेपुटेशन होती है वो ज़्यादा आपकी जो होती है ना, जो पैसा है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है हमारी रेपुटेशन। यानी कि आपकी जो साख है वो ज़्यादा आपके पैसे से, जो आपने दौलत कमाई है उससे ज़्यादा अहम और कीमती है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जो आपकी साख है वो आपके मतलब जो किरदार है, जो अच्छा किरदार है उसके ऊपर मबनी होती है, जो उसकी बुनियाद होती है वो उसके ऊपर मबनी होती है। तो अगर आप अपने किरदार को अच्छा करें, और किरदार कैसे अच्छा हो सकता है, अपने अल्फाज अच्छे कर लें, अपना जो बोलने का तरीका है वो अच्छा कर लें, लोगों के साथ जो इखलाक है वो अच्छे इखलाक से पेश आएंगे, तो फिर आपका जो किरदार है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा हो जाएगा। और आपकी जो साख है अपने ज़ाहिर को भी अच्छा कर लें, बातिन को भी अच्छा कर लें, और कम अज़ कम झूठ ना बोलें, वादा खिलाफी ना करें, और किसी के साथ जो है बदजुबानी ना करें, बद कलामी ना करें। ये वो चंद एक चीज़ें हैं कि अगर हम इन्हीं को ही फॉलो कर लें तो हमारी साख कभी मुतासिर हो ही नहीं सकती है, और कोई चाहकर भी उसको मुतासिर कर ही नहीं सकता। आप देखें ना, कई लोगों के बारे में ऐसी हवा उड़ा दी जाती है, अफवाह उड़ा दी जाती है, बात कर दी जाती है, तो आप सुन तो लेते हैं उस शख्स की बात, लेकिन आप अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं नहीं यार, फलां शख्स तो ऐसा है नहीं, ये जो शख्स बात करके गया ये दुरुस्त नहीं होगी। यही वो आपका करैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमजा कुछ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जो आपकी करैक्टर पे बात कर ली जाती है, कोई ऐसी बात कहती है, आप लोग उसको तस्दीक के बगैर मान भी लेते हैं ना, कोई लोग मान लेते हैं, तो ऐसे आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आगे मुझे पता लगी, मैंने इकरा को बगैर तस्दीक किए बता दी। बिल्कुल ऐसी तो तस्दीक कर लेनी चाहिए पहले, और फिर जो है उसको आगे जो है ना लोगों को बताना चाहिए। वैसे तो पहले बात है कि किसी की भी खामी को आपको इतना ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहिए। आप किसी की खामी पर पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी खामियों पर पर्दा रखेंगे। और दूसरा ये कि जो किरदार है वो आपके अल्फाज के साथ साथ आपके एक्शंस जो हैं उनको भी जाहिर करता है। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक कर लें। अपनी रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो लाइफ है उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपकी साख की इंपॉर्टेंस है कि आप उसको कितना बेहतर बना सकते हैं। अच्छी साख ना, आप जितनी भी दौलत कमा लेंगे तो फिर भी आपको इज्जत और एहतराम तो चाहिए ना लोगों से, कि वो आपकी इज्जत भी करें, आपका एहतराम भी हो। और ये मामला सिर्फ आपकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हो जाता। लोग पूरी जिंदगी ये कहते हैं कि जी कि इसका दादा ऐसा था। बिल्कुल, कोई चले भी जाते हैं तो फिर उसकी मतलब फिर भी याद रखा जाता है। अगर अच्छी बात होगी तो अच्छी बात याद रखी जाती है, अगर कोई बुरी बात होगी तो वो बुरी बात भी जो है उसका हवाला दिया जाता है, भाई इसने तो यही करना था क्योंकि इसके परदादा भी ये किया करते थे। वो इस तरह की चीजें होती दूसरा है ये कि हम दौलत नहीं इतनी याद बिल्कुल हम लोगों ने आजकल ये चीज़ बना ली कि पैसे से सारा कुछ खरीदा जा सकता है। साख अच्छी भी खरीदी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वक्ती तौर पर अगर आपको लगता होगा कि आपकी साख अच्छी है, लोग आपकी तारीफ करें, तो वो वक्ती तौर पर आपके पैसे के थ्रू कर रहे हैं। शायद सिर्फ मुंह पे आपके कर रहे हैं, पीछे वो भी नहीं कर रहे होंगे। तो खैर बड़ी अच्छी बात है कि अपने जो है आप ये देखें कि आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी साख कैसी है। चंद चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है, जिसमें हमने गुफ्तगू की, हम कोशिश करें तो हम ये अचीव कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अपने किरदार को अच्छा कर लें, आपकी जो साख है, आपकी रेपुटेशन जो है वो खुद ब खुद ही ठीक, और आपको सुकून मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह, जब सुकून मिलेगा तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वज़रा के ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद वफाकी वज़ीर बराए रेलवे आज़म सवाती साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। अच्छा, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें जो है उनका कि सीगा एराज हैं और इलेक्शन कमीशन मफलूज था, इसीलिए कड़वा घूंट पीकर तकर्रुर किया। हाँ जी, वफाकी वज़ीर ने कहा कि सीसा पिलाई दीवार होकर मुकाबला करेंगे, रोक सको तो रोक लो। आज़म सवाती साहब ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। रोको अगर रोक सकते हो, किस तरीके से आपका तकर्रुर किया गया। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। मौलाना फजल रहमान
और मरियम सफ्तर ने जो बातें की उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। अजीम इदारे को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं, किसके कहने पे? गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी मौके पर डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आगे बढ़ रही है। आपको बताना पड़ेगा कि मशीन से डरते क्यों हैं। बिल्कुल, बाबर अवान साहब ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। इलेक्शन आईन के मुताबिक इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्कद नहीं करवाना। एक अबूरी हुकूमत इंटरम सेटअप आएगा, वजीर आजम उसका होगा, काबीना उसकी होगी, चारों सूबों में हुकूमतें सूबाई सतह पे भी उसकी होंगी। इसलिए ये सियासी बदयांती है अगर कोई ये कहे कि हुकूमत उस वक्त इलेक्शन चोरी करने की पोजीशन में होगी। मशीन से क्यों डरते हो, वोटर को बताना पड़ेगा। क्यों कहते हो कि आई वोटिंग के जरिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। जी, ये बाबर अवान साहब जो कह रहे थे वो भी आपने सुना। अच्छा, एक ना बुनियादी फ़र्क था दोनों की गुफ्तगू के अंदर, अगर आप लोगों ने सुनी हो। जो आज़म सवाती साहब थे वो तो ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जैसे ललकार रहे हैं ना, ऐलान जंग किया जा रहा होता है, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बाबर अवान साहब को हम देख रहे थे कि अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के किया जा रहा था। और यही बुनियादी फ़र्क है। काहिनी इदारा है, उसके बारे में बात करते वक्त भी आपको सोचना तो चाहिए कि आप किस तरह की ज़ुबान कम अज़ कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना मतलब कि टकराव नहीं होना चाहिए कि तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाए। बात करेंगे, हमारे साथ साबिक सरवर बारी साहब मौजूद हैं। सरवर बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं कि मसला इस वक्त एक्चुअली है क्या। कहा गया था कि पायलट होगा, हम चेक करते रहेंगे, मुख्तलिफ इंतखाबात होंगे, जैसे अभी हम देख लें कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस हुए, उसके अंदर भी कोशिश की जा सकती थी। जब पहले से ये खुद तय कर रखा था कि हम कोशिश करेंगे ईवीएम के हवाले से, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? और अब जो एतराज़ात हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं? देखिए, एक हद तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन की हमारे आइन के तहत जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर और जस्टली इलेक्शन करवाएं, उसकी तैयारी करें। और उसके लिए उनको 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसकी शिक नंबर 94 के तहत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को जो हमारे शहरी हैं उनको वोट देने का हक का जिक्र है, और उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स करने का जिक्र है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि ये लाजमी करें। और इसी तरह ये शिक नंबर 103 है जो इलेक्शन एक्ट की, उसके तहत जो ईवीएम की बात हो रही है, टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है इलेक्शन में इस्तेमाल करने की, वो उसके लिए पायलट करने का है कि वो किया जाएगा। की अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान है जो दूसरी और तीसरी, उसमें तीसरे वाले में जो पिलर नंबर 8 है, इलेक्शन कमीशन ने कमिट किया है कि वो जो है वो रिपीटेडली जो है पायलट करेगा इसको, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो 37 एतराज़ात हैं उनमें से एक एतराज ये है कि वक्त की कमी है, इतनी ज्यादा मशीनें चाहिए जी, और इतना खर्चा होगा, वक्त कम है। तो ये मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना हर शहरी का हक है, वो पब्लिक को बताए कि आखिर उन्होंने जो खुद कमिटमेंट की थी, जो लॉ में लिखा गया था, उसको अपना जो फर्ज है उन्होंने पूरा नहीं किया। अब वो जो उसकी वजह से ताखीर हुई है, उसी ताखीर को तराज के तौर पर पेश करके वो ईवीएम को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है सरवर भाई साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा अहम मामला है ये, और हुकूमत को इसको बहुत ही सोच समझ कर और दानिशमंदी के साथ इस मामले को लेकर चलना है। और वक्ती जो ख्वाहिश है वो अगर हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो शायद उसको इस तरह से नहीं देखा जा रहा होगा। वक्ती ख्वाहिशात हमने 90 की दहाई में भी देखी थी, जो नून लीग की कुछ ख्वाहिशात थी उन्होंने वैसा कुछ किया भी था,
तो आज तक वो एक काले धब्बे के तौर पर सामने आ रहा है। तो इस चीज़ को बहुत दानिशमंदी से जो है लेकर चलना होगा और संजीदगी से इसके ऊपर काम करना होगा और इसके ऊपर बात भी करनी होगी। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, दुश्मन की साजिश जो है वो कामयाब होती है, हमें दिखाई भी दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बुरी खबर यह है कि इंग्लैंड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से अब मुआज़रत कर ली है। हमजा, हाँ जी, अब जो है इंग्लैंड की टीम भी नहीं आई। किया भी जा रहा था कि ऐसा ही था, क्योंकि पहले तो बातें ये आ रही थी कि न्यूजीलैंड को शायद जो चीज़ें आई हैं वो पहली बात यही आई थी कि बरतानिया की जानिब से कुछ ऐसी बातें आई हैं और उसके बाद ये हुआ, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हुई थी। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी इत्तलात पर टीम पाकिस्तान अब नहीं भेज सकते हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदार होने पर मायूसी का इजहार किया। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि हमारे लिए ये जो है वेकअप कॉल है कि हमने दुनिया की बेहतरीन टीम बनना है अब, जबकि साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर इंग्लैंड को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जी कि इंग्लिश टीम के दौरा मनसूखी का फैसला पहले से तयशुदा था। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बाहमी ताउन के साथ फैसला किया जा रहा है, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को न्यूट्रल मकाम पर सीरीज खेलने की पेशकश की है। ताहम पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद बिल्कुल उन्होंने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया हमजा। और उसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड क्रिकेट की बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव की, तो डेविड वाइट का कहना था कि मुमकिन सीरीज़ जो है मुनासिब वक्त और मकाम पर खेल सकते हैं, जबकि पीसीबी के नुकसान पर भी सोचा जाएगा। उन्होंने ये वैसे बात कही है। केन विलियमसन की बात करें जो कि कैप्टन है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के, बड़े बेहतरीन, अगर फेबलेस 4 की बात की जाए उनका शुमार उसमें होता है। वो जो पाकिस्तान का दौरा मनसूख हुआ, मैच कैंसिल किया गया था, उस वक्त उसको उन्होंने शर्मनाक करार दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद और सपोर्ट किया जाता है। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूजीलैंड पर तनकीद करते हुए कहा है कि इतनी फौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाई। बिल्कुल, अच्छा शेख रशीद साहब ने क्या कहा, हम आपको वो सुना देते हैं। न्यूजीलैंड मैसेज नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की, और ये हमारा फ़र्ज था और हमने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। यहाँ श्रीलंका की टीम आई, यहाँ और टीमें आई, कोई मसला नहीं था। हमें किसी एजेंसियों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियाँ दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसियाँ हैं। साबित हो गया कि जो ईमेल आई है वो भी उनके जाने के बाद आई है। ये शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने सुनी। खैर इस पर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि इस तरह की बातें जो हैं कि वहाँ पर उतनी फ़ौज नहीं है जितनी फोर्स जितनी हमने उनको सिक्योरिटी दे रखी थी। ये वैसे ट्रोलिंग के लिए अच्छा लगता है, इस तरह से स्टेट लेवल पर खैर नहीं होना चाहिए। दो तरह के इसमें आ रहे हैं, कुछ ये हो रहा है कि न्यूजीलैंड ने हमारे साथ इतना किया तो यही हमारा तरीकाकार होना चाहिए। बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर कोई अचंभे की बात नहीं है जो इंग्लैंड ने फैसला किया, समझ लग रही थी कि शायद ऐसा ही फैसला होगा। अब रमीज़ राजा साहब ने जो बड़ा जोशीला और जज्बाती पैगाम जारी किया है, आप क्या समझते हैं? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले करने जा रहा है कि हमने अपने आप को प्रायोरिटी पर रखकर फैसले करने। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर हमजा, आपको भी और इकरा को भी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। अब कब तक हम आखिर जो है दीवार से लगे रहेंगे? कब तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट में हमें जो है मुख्तलिफ साजिशों का शिकार बनाया जाएगा? अब आप देखें ना हमजा के पहले न्यूजीलैंड ने अचानक दौरा मनसूख किया और सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम भी अपना दौरा मनसूख करेगी और वही हुआ। और अब फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने आना है, वही हुआ। कल रमीज राजा ने बड़ा अग्रेसिव वीडियो पैगाम दिया, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, इसलिए कि इस मरहले पर हमें बजाय इसके कि बैक फुट पर जाने के उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर खेला है और पाकिस्तान को खेलना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वैल्यू है हमजा। 1952 में जब हमने पहला दौरा किया तो हम दूसरे ही टेस्ट मैच जीते भारत के खिलाफ। 1954 में जब हम इंग्लैंड गए तो दुनिया की पहली टीम बने जिन्होंने इंग्लैंड के पहले ही दौरे में ओवल टेस्ट जीता। आपको याद होगा फजल महमूद ने फजल कर दिया। तो हमारी टीम की एक वैल्यू है। 25 मार्च 1992 को हम वर्ल्ड कप जीते, 21 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप जीते, 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी जीते। और क्या आप एक टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम रहे। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम बिल्कुल अग्रेसिव अंदाज से इनको टैकल करें और डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन टैकल करना बहुत जरूरी है, वरना ये लोग और एक पसे पर्दा है, भारत जो है वो पसे पर्दा है और बाकी 3 ममालिक सामने है। तो ये लोग पाकिस्तान को क्या क्रिकेट से महरूम रखना चाहते हैं? हमें इनको सख्त जवाब देना होगा। बिल्कुल, यकीनन सख्त जवाब देने की जरूरत है। जिस से कहा भी है रमीज राजा साहब ने कि वेकअप कॉल है, आप समझते हैं वाकई में वेकअप कॉल है? और दूसरा ये कि हम क्रिकेट की दुनिया में देखते हैं जो अजारादारी है भारत की या ऑस्ट्रेलिया की है,
और इंग्लैंड के इसको ख़त्म करना होगा? कोई और नई इस तरह से आने चाहिए कि जो इस तरह इन कोई कंट्रीज़ की बननी चाहिए? आप समझते हैं कि लॉबी के जो इनकी लॉबी को ख़त्म कर सके? इकरा आप सही कह रही है, हमें लॉबी बनाना होगी। बदकिस्मती से आईसीसी में हमारी लॉबी नहीं रही है। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक हो गए, न्यूजीलैंड उनके साथ है, अफगानिस्तान पर भारत ने हाथ रखा हुआ है। ये 5 ममालिक तो एक साथ हो गए। फिर उसके बाद बांग्लादेश डामाडोल है, बांग्लादेश का झुकाव भी जो है वो भारत की तरफ है। तो बचा कौन? जिम्बाब्वे बचा और श्रीलंका, वो हमारा साथ देता है। जहां तक वेस्ट इंडीज की बात है, अगर उन्हें पैसों की ऑफर होती है वो इधर उधर हो जाते। तो इसका मतलब है हमारी लॉबी नहीं है, हमें लॉबी बनानी होगी। रमीज राजा से बड़ी तवक्कुआत है। एक यंग एनर्जेटिक चेयरमैन आया है पीसीबी का, जो दुनिया भर में पहचाना जाता है, दुनिया भर से उसके ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि रमीज आया है, वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। आते ही रमीज राजा के ये इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई। अभी 13 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया है, 8 दिन हुए। आज 8 दिन में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। टीम का ऐलान, कोचेस का इस्तीफा, उसके अलावा गैर मुल्की टीमों की आमद के सिलसिले का रुक जाना, बहुत सारी चीजें। तो मेरे ख्याल में हमें जवाब देना चाहिए उनको। बिल्कुल, और हमें रमीज राजा से बड़ी तवक्कुआत है और रमीज राजा साहब बातें भी दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन सर ये सारी बातें तो हो गई। अब हम जब कहते हैं कि हमें बेहतरीन टीम बनना है, हमें उनकी ज़रूरत बनना है, तब हमें ये देखना है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को ग्लैमराइज कर रहा होता है, उनको हीरो बनाकर पेश कर रहा होता है। अभी वो आते हैं, मुकाबला हो रहा होता है विराट कोहली और उमर अकमल का आपस में। उमर अकमल कहाँ रह जाते हैं? विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बन जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को वो कप्तान बनाते हैं तो वो बेहतरीन कप्तान बन के सामने आते हैं। हमारे यहाँ पर मसाइल हैं। इमरान खान साहब के बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर के बाद हम लेजेंड ही नहीं बना सके। हम अपने खिलाड़ियों से ही लड़ते रह जाते हैं। अब अपने खिलाड़ियों को कितना ज़्यादा हमें बैक करना पड़ेगा कि इनको भी हम हीरो खुद बनाएंगे, इनको हम खुद एड्स देंगे, इनको हम खुद बाहर भेजेंगे और इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं। हमजा, यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है और बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो गुज़िश्ता 3 साल में लोग रहे हैं, उन्होंने बजाय क्रिकेट की तरक्की के लिए इम्पोर्टेड हैं। वसीम खान साहब वो इंग्लैंड चले जाएंगे। उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए एक मुश्किल सूरत हाल में, आपको याद होगा 2020 में उन्होंने कोविड था और उन्होंने पिछले बरस पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड भेज दिया। किस तरीके से हमारे खिलाड़ी रहे। तो अब वक्त आ गया है हमें जो है अपने स्टार्स भी बनाने, और स्टार्स बनाने के लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। हमें मेरिट पर जो है सिलेक्शन होना चाहिए, सिफारिश की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि मेरा भांजा भतीजा जो है वो टीम में आ जाए। तो इसके लिए रमीज राजा को एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी। गवर्निंग बोर्ड में पीसीबी के वो लोग आने चाहिए जिन्हें क्रिकेट की समझ है। ये नहीं कि कॉर्पोरेट कल्चर लेकर आ गए हैं और उनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। वो लोग जो कॉर्पोरेट कल्चर से भी वाबस्ता हो और क्रिकेट को भी समझते हो, ऐसे लोगों को लाना होगा, जब ही पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश कर सकेगी। जमहूरियत लानी होगी। आप भारत को देखें कि वहाँ चेयरमैन बदलता रहता है, वहाँ चीफ सेलेक्टर बदलता रहता है। हमारे यहाँ जो आ जाता है सियासी बुनियादों पर, वो अपने मनपसंद लोगों को ले आता है, जिससे हमारी क्रिकेट नीचे की तरफ गई है। अब वक्त आ गया है इन तमाम तजुर्बात से हमें सबक सीखना चाहिए और हमें अपनी टीम पर तवज्जो देनी चाहिए। हम बिल्कुल तवज्जो उस पर देनी चाहिए हमें टीम पे, लेकिन हमें अगला लायहामल हमारा क्या होना चाहिए? आप समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग है या फिर KPL है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें इस तरह की इनका जो नेक्स्ट एडिशन है उनको हमें धुआंधार तरीके से अरेंज करना होगा। देखिए इकरा, पाकिस्तान सुपर लीग तो ब्रांड बन गई है जिसकी कि हमारे पड़ोसी मुल्क को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि जो है वो गैर मुल्की क्रिकेटर्स डॉलर की कशिश में खिंचे हुए चले आ जाते हैं। आप देखें और आकर वो तारीफ भी करते हैं कि बड़ा जबरदस्त माहौल था और हमें कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में हमें अपने PSL को मजबूत बनाना है। अगरचे हमारी PSL में उस तरह के करंट प्लेयर्स नहीं आते जो IPL में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम फ्रेंचाइजेस को ऑन बोर्ड लें, पिछले क्रिकेट बोर्ड की लड़ाइयां ही होती रहती थी फ्रेंचाइजेस से, ऑन बोर्ड लें, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करें, क्यों नहीं हमारी टीम, हमारी PSL बेहतर हो सकती है अगर IPL हो सकती है। आप देखें हमजा, तमाशाइयों से इकरा स्टेडियम खचाखच भरे होते थे जब PSL के मैचेस होते थे। तो एक नया जोश, जज्बा, वलवला था। मैं समझता हूँ हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, नेशनल T20 कप के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि दूसरे मरहले के अंदर हर टीम के अंदर शायद 2 आलमी खिलाड़ी भी जो हैं वो भी डाले जाएंगे। नेशनल T20 कप को मुल्तान से रावलपिंडी मुंतकिल कर देना, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल, ये तो प्रॉपर मैसेज दिया उन्होंने कि हम रावलपिंडी में अगर आप नहीं खेलेंगे, हम रावलपिंडी में खेल कर दिखाएंगे। अभी ये इनिशियल स्टेज में कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए, आपको याद होगा हमजा 3 फ्रेंचाइजेज जिसमें के लाहौर, कलंदर, पेशावर, ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स शामिल हैं, उन्होंने ऑफर किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो गैर मुल्की क्रिकेटर्स जो उनकी फ्रेंचाइज से वाबस्ता है उनको ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अब जो है अपने T20 कप जो मैसेज दिया हमने पिंडी कराकर और फिर लाहौर में हम शिफ्ट करेंगे, इसलिए लाहौर में करेंगे कि न्यूजीलैंड को 5 T20 लाहौर में खेलने थे। और अब हम लाहौर भी ले जाएंगे, इस टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से कराएं, प्रॉपर तरीके से क्रिकेट जो है वो हो, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ शायकीन के आंसू हम पोंछने में कामयाब होंगे, जो बहुत दिल बर्दाश्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाचे आप बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि ये जो कोशिश की गई है इस पूरे ग्रुप की जानिब से, लॉबी की जानिब से, वो कामयाब नहीं होगी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो ये है कि पूरी दुनिया के लोगों में अमन की अहमियत और जंगों की जो बर्बादी और नुकसान है उसके बारे में आगाही देना है। और ये दुरुस्त भी है हमजा, लेकिन हो क्या रहा है, इसकी ऑपोजिट हो रही है चीज़। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अमन का आलमी दिन मनाने से लोगों को आगाही तो मिलती है, मगर उसके साथ साथ अमली इकदामात भी इंतहाई अहम है। इसराइल और भारत फ़लस्तीन और कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के मुंह पर तमाचा है और हम देख रहे हैं कि उनका किरदार क्या है। मतलब हद जब हो जाती है ना, बहुत ही हद हो जाती है, उनको लगता है कि जी पता नहीं क्या हो गया, तो फिर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा हमजा, अगर हम भारत की बात करें, भारत दिन दिहाड़े आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर की हैसियत तब्दील कर देता है, मगर नाम नहाद जो आलमी इदारे हैं उनकी आंखें बंद किए हुए वो बैठे हैं और कई दहाइयों से जारी मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का जो सिलसिला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर आलमी ताकतें की बात कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर लें, इलाकाई तंजीमों की बात कर लें, तो हम देखते हैं कि बेहिसी और मफादात की जंग जो है एक सवालिया निशान बन चुकी है। अच्छा, अब हम देखें ना कि अफसोस की बात यह है कि कश्मीर में होने वाले मजालिम ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी नज़र नहीं आ रहे होते हैं। मतलब अमन का दिन ज़रूर मनाना चाहिए, मगर हकीकत यही है कि आलमी इदारों की बेहिसी ने अमन को एक ख्वाब बना दिया और दुनिया में पायदार अमन के लिए आलमी इदारों को दोहरा मयार भी अब ख़त्म करना होगा। खैर, हम बात करेंगे, पाकिस्तान से बड़ा अमन का दाई है। पाकिस्तान ही हमेशा बात करता रहा कि हर मामला डायलॉग के ज़रिए हल हो सकता है, तो डायलॉग के ज़रिए उसको हल करना चाहिए। अफगानिस्तान का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान हमेशा जो है अपनी सर्विसेज देने की बात करता है, हाथ बढ़ाता है, पाकिस्तान सबसे पहले आगे आ रहा होता है। तो फिर पाकिस्तान जानता है कि अमन क्या होता है और पाकिस्तान अमन की अहमियत को भी जानता है, इसीलिए हम बात भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जनरल साहब, अगर हम देखें कि हम अमन की ख्वाहिश लिए बैठे हैं, लेकिन साथ ही जब खबर हमें मिलती है कि फ़लाँ मुल्क ने इतना असलहा ख़रीद लिया, फ़लाँ मुल्क ने इतने जंगी जहाज़ ख़रीद लिए, फ़लाँ मुल्क ने अपने ट्रूप्स के अंदर इतना इजाफ़ा कर लिया, अब ऐसे हालात के अंदर अमन की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? क्या ये हम ये कहें कि जी कि वो तो अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ये काम कर रहे होते हैं और खैर अमन क्या अब अचीव करना इस दुनिया में आप समझते हैं कि मुमकिन रह गया? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो हम ये देख लें कि अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन, या क्या मुहर्रिकात हैं। मेरा ख्याल है कि नाइंसाफ़ी जो है, चाहे वो माशरती हो या मुआशी हो या सियासी हो, और चाहे वो इंटरनल मामलात हों किसी मुल्क के या इंटरनेशनल मामलात हो, ये 3 चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं ये हैं अमन की दुश्मन। और उसमें होता ये है कि अभी देखें, एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे दिया गया दुनिया में जिसमें कुछ मुल्कों की इजारादारी कायम होगी जी। और वो जो चाहें करते हैं। ये UN की सिक्योरिटी काउंसिल उनकी बात मानती है, UN के बाकी इदारे उनकी बात मानते हैं, IMF उनकी बात मानते हैं, FATF उनकी बात मानते हैं। तो उससे फिर एक लॉपसाइडेड एक नाहमवारी पैदा हो गई है और बैलेंस जो है वो ख़राब हो गया। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो बड़े ममालिक हैं वो एक्सप्लॉयटेशन, वो तमाम रिसोर्सेज जो दुनिया की हैं उनको अपने मुल्क में लाना चाहते हैं, उनको सस्ता सा सस्ता कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर आवाम को एक्सप्लॉयट करते हैं। तो ये वजूहत है, लेकिन ये
मेरा ख्याल जब से इंसान पैदा हुआ है ये अमन और जंग का साथ चलता रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल तौर पे अमन हो। लेकिन एक दो सबक इसमें ज़रूर हैं जी। एक तो ये कि अगर आप अमन चाहते हैं तो आपको अपनी अंदर ताकत पैदा करनी पड़ेगी, वरना ये अमन जो है इसको हासिल करना मुमकिन नहीं है। कमज़ोर लोग कभी अमन में नहीं रह सकते। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है कि हम अमन के दाई हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हर जगह बातचीत से मामलात हो, लेकिन हम ये भी बावर करवा देते हैं अपने दुश्मनों को कि अगर आपने कोई हरकत की तो उसका जवाब फिर ऐसा ही मिलेगा जैसे हम दे चुके हैं और उनको याद है। तो मेरा ख्याल ये जो बैलेंस है ना कि आप एक तो अपने अंदर यकजहती पैदा करें, दुश्मन को नजर आए कि आपके ऊपर हमला करना बहुत मुश्किल है, इतनी अपने अंदर ताकत पैदा करें और साथ ही साथ इंसाफ की कोशिश करें अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो मेरा ख्याल इससे अमन जो है ना वो आगे बढ़ सकता है जी। यकीनन इससे अमन आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम जनरल साहब बात करें, फ़लस्तीन की बात कर लें, मकबूजा कश्मीर की बात कर लें, हम जब इनकी सिचुएशन देखते हैं फिर आप क्या समझते हैं दुनिया में जो पायदार अमन है उसके कौन से इदारों का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है इस वक्त? जी साफ ज़ाहिर है कि जो इदारे अमन के लिए बनाए गए हैं दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो तो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और ह्यूमैनिटेरियन के इदारे हैं। अभी आप कश्मीर का देख लें कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उन पर वो अमल नहीं करवा रहे। उसके बाद चले और नहीं कुछ तो ये तो मुमकिन था कि जब मकबूजा कश्मीर में इतना लंबा लॉकडाउन हुआ और वहां पर अंधेर नगरी रही तो कोई वहां से एक मिशन आता और आके पक्का बैठ जाता श्रीनगर में देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। वो भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बड़े गहरे रवाबत हैं, स्ट्रेटेजिक रवाबत, उन्होंने आपस में मुआहदे किए हुए हैं। तो इससे बदअमनी पैदा होती है जब लोग ये समझते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो फिर वो बमरे मजबूरी हथियार उठाते हैं तो बदअमनी पैदा होती है। लेकिन ये कि इसके अलावा अभी आप देखें कि अफगानिस्तान के ऊपर बैरूनी फौजों ने आके कब्जा कर लिया। चले एक मकसद के लिए आए थे जो दो साल में हल हो गया था अलकायदा वाला, उसके बाद वापस चले जाते। उन्होंने यहाँ मुस्तकिल रहने का फैसला किया, फिर अफगानों को क्या, उनके पास क्या ऑप्शन थी सिवाय इसके कि जो कुछ आपके सामने हुआ। अब उसी से इंस्पायर होकर मुझे लगता है कश्मीरी भी सोचेंगे कि अगर एक सुपर ताकत को घर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो ये हिंदुस्तान किस खेत की मूली है जी। जी ठीक है जैन साहब, जब हमें नए ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ब्लॉक्स बन गए हैं, हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं, ऐसे में दुनिया के अमन को कितना खतरा है जो इस वक्त आप हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ब्लॉक ज्यादा तनवर होते हैं उतना ही खतरा बढ़ता चला जाता है और खासकर जब उनके जो इंटरेस्ट है वो क्लैश करने लगते। देखें कोई भी चीज दुनिया में उसके तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे एक रोटी है, हम तीन बैठे हैं, एक तरीका तो ये है कि हम तीनों कहें कि आओ बांट कर खाते हैं। एक तरीका ये है कि आप में से जो तगड़ा है या हम में से वो कहे कि मैं लेता हूँ आप तो जाएं। तो ये जो जब तक ये तरीका आप देखें, चाइना का असर रसूख बढ़ रहा है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो, लेकिन वो मेरा ख्याल है अभी तक ना उसने कहीं किसी मुल्क में कोई दखल अंदाजी की है, ना किसी मुल्क में फौजें उतारी हैं, ना किसी मुल्क का निज़ाम चेंज करने की कोशिश की है। हालांकि उनका अपना एक मुनफरिद निज़ाम है। जैसे वेस्ट इतना शोर मचाता है कि ये हर जगह डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, चाइना भी कह सकता है कि हम हर जगह अपना निज़ाम लेकर आएंगे, कभी नहीं उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ रवैया ये है कि नहीं जी, कैपिटलिज्म जो है सही निज़ाम है, इसको नाफिज होना चाहिए, हमारी जमहूरियत जो है सही निज़ाम है, इसको नाफिज होना चाहिए। तो ये ज़बरदस्ती वाले काम है, ये काम खराब कर। अभी पाकिस्तान की आप मिसाल लें कि हम बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी कि ना अमेरिका नाराज हो ना चीन नाराज हो, लेकिन हो क्या रहा है, दोनों नाराज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसी को और देखना चाहिए जब दोनों को खुश करना नामुमकिन हो जाए फिर हमें एक को ही खुश कर लेना चाहिए जी। बिल्कुल जनरल साहब, हम बात करते हैं पाकिस्तान तो अमन का दाई है और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, आज जिस तरह से अमन का दिन भी मनाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, फिर ट्राई का भी हमें नज़र आता है, बरतानिया का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का नज़र आता है। इस सूरत हाल में हम सिर्फ अमन की बातें करते दिखाई देते हैं लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। जी देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उन्होंने क्वाड भी बनाया, उन्होंने अभी ये ऑकस बनाया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और ये यूएस शामिल हैं और फिर ये वो अमन की बात भी कर रहे हैं। तो ये इसी चीज को देखने की जरूरत है कि सिर्फ आपको लोगों की बातों पर नहीं जाना, उनके वो कहते हैं ना कि
आपका ईमान वो नहीं है जो आप कहते हैं, आपका ईमान वो है जो आप करते हैं। तो जो वो कर रहे हैं उसके पेश नज़र हमें और जितने भी दरमियाने और छोटे मुल्क हैं उनको अपने हिफाजत के इंतजाम करने चाहिए। किसी भी वक्त उनकी नीयत बदल सकती है। आप देखिए कि हिंदुस्तान और अमेरिका के आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान हमसे सख्त नाराज है और अमेरिका भी हमसे कोई खुश नहीं है। तो इन हालात में हमें भी देखना चाहिए कि किस किस्म के वाकयात आगे पेश आ सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने तैयारी अपनी पूरी की हुई है, लेकिन जब कोई बड़ा ब्लॉक आपके खिलाफ बन जाए तो फिर आपको भी और मुल्कों को साथ मिलाना पड़ता है। उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, अमन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और अमन की बात करें, ये तो हम बात कर रहे हैं मतलब कि आलमी सतह पर अमन की। अगर हम बात करें इंसाफ की, अमन की बात कर रहे हों, हम बात कर रहे हों कि किसी का हक ना मारा जाए, तो अब ये हम आम तौर पे यूज़ करते हैं कि जी कि उसको बहुत अमन है, वो बड़ा ना राज़ी है, बड़ा खुश है। तो कम से कम आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी कोशिश कीजिए कि आप भी लोगों के साथ ज़्यादती ना कर रहे हो। हम बैरूनी ताकतों को तो देखते हैं हम ज़्यादती करते हुए, लेकिन हम अपने आप को जो हम छोटे लेवल पर कर रहे होते हैं ना, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम यहीं से वैसे हमजा देखा जाए तो ये बेस यही होती है ना, छोटे लेवल से स्टार्ट होते होते फिर ये इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच जाती हैं बातें। खैर नाज़रीन, हम अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसने कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो है नई का ऐलान कर दिया है। 15 माह बाद पॉलिसी रेट 25 बेस पॉइंट्स इजाफे के बाद अब 7.25% कर दिया गया। हाँ जी, और स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक ज़राई पॉलिसी कमेटी ने महसूस किया है कि मुआशी बहाली की रफ्तार जो है वो तवक्को से ज़्यादा बढ़ चुकी है और अजनास की बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ ही मुल्की तलब की भरपूर बहाली की वजह से दरामदात और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, कमेटी ने ये बताया कि महंगाई का जो इंदिया है वो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा है कि महंगी जो दरामदात हैं और इसकी तलब जो है उसमें इजाफे के बायस माली साल में महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली थी तो शरह सूद 6.5% पर थी, जो कि बतदरीज इजाफे से 13.25 तक पहुँच गई थी। और माहिरीन मुआशियात के मुताबिक पाकिस्तान में शरह सूद में इजाफे से मुआशी सरगर्मी में मजीद कमी और अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा होगा। इस पॉलिसी से छोटे और दरमियाने सतह के जो कारोबार हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि बढ़ती हुई शरह सूद के बायस उनके लिए उधार लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, अब ये सूरत हाल है, हम इस पर बात करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सदर शारिक बोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शारिक बोरा साहब। शरह सूद में अब जब इजाफे पर किया गया और जो नई पॉलिसी आई, आप समझते हैं कि कारोबार पर इससे फ़र्क पड़ेगा? गुड मॉर्निंग। जो कल पॉलिसी रेट में इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये मार्केट जो है इसको बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी। देखें, ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना पॉलिसी रेट्स में, ये पार्ट ऑफ इकॉनमी, हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ कंसोलिडेटिंग। बल्कि बाज़ तो इकॉनमिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है प्रॉब्ली वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई है। और उसको थोड़ा गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, और उसको स्लो डाउन करने का उन्होंने ये तरीका सोचा कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको बढ़ा दिया जाए। बट हम जो कराची चैम्बर से जो हमारी रिसर्च ये बताती है कि गवर्नमेंट को इस वक्त किसी किस्म की ऐसी इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए कि वो हमारी इकॉनमी स्लो डाउन हो जाए। उसकी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी का जो बेस है और जो हमारी बका है हमारे मुआशी पूरे सिस्टम की, वो उस वक्त है जब हमारी इकॉनमी एक्सपैंड होगी। जब इकॉनमी एक्सपैंड हो रही होती है तो पॉलिसी रेट्स में ये थोड़े बहुत जो एडजस्टमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी फेडरल बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक है दुनिया में, दे ऑलवेज एंड एवरी टाइम व्हेन देयर इज़ नीड टू एडजस्ट, वो ये करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मामूली इजाफा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मार्केट जो है इसको ईजीली एब्जॉर्ब कर। ठीक है शारिक बोरा साहब, स्टेट बैंक की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक ज़राई पॉलिसी कमेटी ने महसूस किया है कि जो मुआशी बहाली है उसकी रफ्तार तवक्को से ज़्यादा बढ़ गई है। आप इससे एग्री करते हैं? डेफिनेटली मैं इससे एग्री करता हूँ, इसलिए कि हम लोग जो मार्केट को दोनों तरीक़ों से देख रहे होते हैं, चैम्बर के लेवल पे, एट माइक्रो लेवल भी और मैक्रो लेवल भी। और हमारी जो इकॉनमी है वो इस वक्त डेफिनेटली बड़े हायर पेस पर जा रही है। एक्सपोर्ट में भी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी, हमारी लोकल प्रोडक्शंस भी। The only thing which is worrying is the international commodity prices, जो कि दुनिया में बहुत बढ़ रही हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हर्ट कर रहा है वो इस वक्त पूरी दुनिया की जो लॉजिस्टिक्स फ्रेट इंडस्ट्री में बड़ा टर्मोइल है,
उसकी वजह से पाकिस्तान की जो बैरून ममालिक एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो फ्रेट के मद में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ रहा है, उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं। नंबर 2, जो लिक्विडिटी क्रंच है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं। ऑयल की आप देख लीजिए, स्टील की देख लें, व्हीट की देख लें, कॉटन की देख लें, पूरी दुनिया में इस वक्त हाईएस्ट प्राइसेस हैं। बट पाकिस्तान में मैं इस समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री, हमारा सर्विस सेक्टर और हमारी एक्सपोर्ट्स और जो हमारी इंडस्ट्री है वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रही है। तो स्टेट बैंक का ये व्यू उन्होंने ठीक लिया है कि इस वक्त हमारी मार्केट जो है वो बहुत हाई पेस पर है और शायद इसी वजह से उन्होंने ये 0.25 BPS जो है इसको एडजस्ट किया है। बट पॉइंट ये है कि क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी, उसके लिए क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली है। और वो क्वेश्चन मार्क ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस जो है वो बड़ा नैरो है। इसको फौरी तौर पर हमको कोशिश करनी होगी कि इसको बढ़ाएं ताकि फिर आइंदा आने वाले वक्तों में पॉलिसी रेट में कोई बड़ा चेंज ना करना पड़े। और अच्छा, वो आपने जो अपना इनिशियल जी वोरा साहब, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, जिस तरह से आपने बात की कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ा है, उससे छोटे कारोबारी जो तबका है उस पर भी फर्क पड़ेगा? एक तो मैं आपको बताऊं कि दिस इज टोटली अ मिसकंसेप्शन कि पाकिस्तान में छोटा कारोबारी तबका जो है उसको कोई बैंक या कोई स्टेट बैंक उसके लिए कुछ करता है। अच्छा। पाकिस्तान में SMEs ना कोई बहुत बड़ा फाइनेंस गवर्नमेंट ने दिया कभी, ना अब दिया, और वो लोग अपने ही पैसों से कारोबार करते हैं। तो जो छोटा ताजिर है, छोटा दुकानदार है, छोटा सनतकार है, वो तो कभी बेनिफिशियरी रहा ही नहीं स्टेट बैंक की जो फाइनेंसिंग स्कीम है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट इसका पॉलिसी रेट बढ़ाने से घटाने से उस छोटे कारोबारी तबके पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब स्टेट बैंक की कोई ऐसी स्कीम्स जो कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंसिंग शुरू कर देंगी और वो लोग बोरोर हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनको फ़र्क पड़ेगा पॉलिसी रेट में चेंजेस आने से। बट एट प्रेजेंट आई थिंक छोटे कारोबारी तबके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स अ मिसकंसेप्शन। ठीक है वोरा साहब, अनफॉर्चुनेटली फिर जो छोटे ताजिर हैं या दरमियानी सतह पर जो कारोबार हो रहे हैं वो लोग ये एतराज़ दुरुस्त कर रहे होते हैं कि हुकूमत की शायद सारी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बड़े बिजनेसमैन के लिए होती हैं, बड़े ताजिरों के लिए होती हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता उससे। क्या फिर ये बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और पाकिस्तान की इकॉनमी के सिनेरियो में तो इट्स मोर देन अ ट्रूथ कि यहाँ पर जो हमारा इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाती या थोड़ी सी बढ़ती है 1-2 साल और फिर क्रैश हो जाती है, उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो फाइनेंसिंग है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को नहीं दी जाती। और ये गलती ये हुकूमत भी कर रही है, इससे पहले वालों ने भी यही गलती की। एंड आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग दिस मिस्टेक वी विल कंटिन्यू टू मेक, इसलिए कि जो हमारी पॉलिसी मेकिंग में एक्चुअली फ्लॉ है। और वो इसलिए फ्लॉ है कि हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी नहीं, ना इम्पोर्ट की बनी, ना एक्सपोर्ट की बनी, ना इंडस्ट्री की बनी। तो जब ये पॉलिसी बनेगी तो उसमें पॉलिसी मेकर्स या इकोनॉमिस्ट ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जो छोटे ताजिर हैं, छोटे लोग हैं, उनको स्टेट बैंक ऑन रेगुलर बेसिस फॉर 20 ईयर्स 25 ईयर्स उनको फाइनेंसिंग करता रहे ताकि उनका जो बेस है वो मजबूत हो जाए। और जब वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो किसको केटर करते हैं, वो बड़ी इंडस्ट्री को केटर करते हैं जो अल्टीमेटली बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर रही होती है। और हमारी इकॉनमी जो सस्टेनेबल नहीं रही पिछले 30-40 साल में, उसकी वजह जो है वो बार बार हम लोग अपनी ट्रेड बॉडीज से, चेंबर्स से यही कहते हैं कि वो इसलिए नहीं सस्टेनेबल रहती कि हमारे यहाँ छोटे ताजिर और छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है शारिक वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आ रहे थे और उनका ये कहना है कि जो पॉलिसी है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और जिस तरह से अब हमारी मईशत जो है एक्सपेंड कर रही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है जो मौक़िफ़ अपनाया गया है और जो सर्कुलर जारी भी किया गया उसके हवाले से। और दूसरा जो छोटे और मतलब SMEs की हम बात कर रहे हैं, जब तक SMEs ग्रो नहीं कर रहे होंगे वो बेहतर नहीं हो रहे क्योंकि बड़ी तादाद तो उनकी है, तो फिर बेहतरी कैसे आएगी। तो पॉलिसीज़ जो हैं उनका जिस तरह से शारिक वोरा साहब भी कह रहे हैं कि जब हुकूमती
पॉलिसीज़ आ रही होती हैं तो वो उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा हमजा, हम तभी देखते हैं कि तभी वो फिर जो छोटा कारोबारी तबका जो है वो फिर यही हमेशा शिकायत और शिकवे करता दिखाई देता है कि हम लोगों को जो गवर्नमेंट है उस तरह से नहीं कर रही होती, जिस तरह से पॉलिसी जब बन रही होती हैं तो सारा जो फोकस होता है वो बड़े जो कारोबारी तबका है उसको देख के किया जा रहा होता है और उनको मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट किया जा रहा होता है। तो अगर हम छोटे जब बिजनेसमैन हैं उसको हम ग्रो नहीं करेंगे या हम उसको नहीं इतनी टेंशन नहीं है, तब तक हम लोग तरक्की नहीं मेरा ख्याल कर सकते हम मुआशी के लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही है, जब छोटा ताजर ये लड़ाई कर रहा होता है, ये गिला कर रहा होता है, ये एहतजाज कर रहा होता है कि हमारे लिए तो पॉलिसीज़ ही नहीं बनाई जा रही होती हैं, तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। अगर जब तक हम छोटे ताजर के हवाले से नहीं सोच रहे होंगे तो फिर अगर हम ये कहेंगे जी कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर ग्रो कर जाएंगे तो शायद ये एक ख्वाब ही नज़र आएगा। आगे चलते हैं। यूट्यूब ने बाज़ाब्ता अपना पॉडकास्ट जारी कर दिया और पॉडकास्ट को दी अपलोड दी क्रिएटर इकॉनमी का नाम दिया गया है। अच्छा, इसका मकसद जो है वो हमजा ये है कि हर किस्म के तख्लीकारों को इजहार और रकम कमाने का मौका फराहम करना है। यूट्यूब के मुताबिक कहा गया कि दी अपलोड का जो मकसद है वो मार्केटिंग और बिजनेस में इजाफा करना भी है। अच्छा, अब हर बुध को इसकी एक किस्त भी नशर होगी और पहली किस्त 22 सितंबर को ऑन एयर की जाएगी। और देखें वैसे भी यूट्यूब के हवाले से हम देखें कि जो अच्छा कंटेंट लोग बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छी रकम भी हमें वहाँ से कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ये जो क्रिएटर्स होंगे और उनका नाम दिया गया, खैर अब कई चीज़ें हैं। अब तो यूट्यूब ने खासी आसानी भी कर दी है आप लोगों के लिए कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसा सोचते हैं कि जिससे सोसाइटी को कोई फ़ायदा होगा, कम्युनिटी को कोई फ़ायदा होगा, तो आप वैसी वीडियोज़ अगर अपलोड करते हैं तो फिर आपको कमाने की चीज़ें कमाने के लिए जो है मौके मिल रहे होते हैं। लेकिन हम जो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना गलत है, उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, जिसके दिल में जो आता है वो बात कर लेता है। अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले की बात है कि वो यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी और वो वीडियो थी कि न्यूजीलैंड की टीम का तैयारा वापस जाते हुए तबाह हो गया। ये आप देखें कि किस तरह की बातें की जाती है। लेकिन हमजा यूट्यूब की जिस तरह की पॉलिसी है उसके ऊपर भी हम लोगों को कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है उनकी पॉलिसी इस लिहाज से बेहतर है कि वो अगर इस तरह कंटेंट बार बार आ रहा हो तो वो फिर उन लोगों को यह है कि स्ट्राइक भेजते हैं, 2 से 3 बार भेजते हैं। अगर वो नहीं बाज आ रहे तो इस तरह का कंटेंट फिर वो डिलीट कर देते हैं या फिर उस जो चैनल बना होता है या वीडियो अपलोड करने वाला होता है उसको ब्लॉक ही कर देते हैं ताकि इस किस्म की जो मवाद है वो यूट्यूब पर। मैं इससे वैसे डिसएग्री करता हूँ। अगर ऐसा होता है पाकिस्तान में 98% जो यूट्यूब चैनल्स हैं ना वो बंद हो चुके होते हैं। खैर आपके लिए एक ऑप्शन है, अच्छा है, आप जा सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर और आपके लिए कमाई का एक जरिया है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चौथी लहर से हुकूमत और अवाम की जंग तो जारी है और NCOC ने अब हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत जारी की हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस हवाले से एक जो है आगाही जो कैंपेन है वो लॉन्च की जाए और बाकायदा तौर पर बताया जाए, क्योंकि अभी भी ख़वातीन जो कि दूध बच्चों को पिला रही हैं या कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो नहीं अपने आप को वैक्सीनेट करवा रही हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं अभी तक। खैर NCOC के मुताबिक जो भी एक्सपेक्टेड ख़वातीन हैं या फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन जो है वो महफूज है और मौसर है। अब ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स हैं वो भी कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है किसी भी आप मरहले में है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की, तो उन्होंने भी कल ये बात कही है। वो जब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से तो उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या वो जो के फीडिंग मदर्स हैं वो ये वैक्सीन लगवा सकती हैं, उनके लिए सेफ़ है। बिल्कुल ऐसा ही है और 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद को, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। शहरी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने में ताख़ीर ना करें, मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें रह जाने वाले इलाकों में जाकर वैक्सीनेशन करेंगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। जबकि 15 से 17 साल उम्र के अफराद में कोविड की वैक्सीनेशन कराने का रुझान जो है वो मायूस कुन है। बिल्कुल। अच्छा, वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस के एक सीनियर अहदेदार का कहना है कि नौजवान बहुत लापरवाही का मुजाहरा करें, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो तेज़ी से जाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करेंगे और वहाँ पर जाके अपने आप को वैक्सीनेट भी करवाएंगे। जबकि अगर हम दूसरी जाने बात करें, फाइज़र जो कंपनी है उन्होंने अपनी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को कहा है कि जो बच्चे हैं उनके लिए महफूज और बीमारी से बचाने के लिए मौसर भी है। और अमेरिका की जो है हम बात कर रहे हैं कि अवार्ड याफ्ता हैं, हाँ साइंस राइटर हैं
लॉरी कैरियट, उनका कहना है कि दुनिया भर में जल्द कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज की ज़रूरत भी पड़ेगी। वैसे तीसरी डोज़ के हवाले से इस वक्त जो है बूस्टर डोज़ की बात हो रही है, वो तीसरी डोज़ किसको कह रही है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ख़वातीन मतलब के बच्चों को दूध पिला रही हैं, फीडिंग मदर्स हैं, और दूसरा जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इन दोनों के हवाले से बात करनी है। हम पहले भी इस पे गुफ्तगू करते रहे, लेकिन हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि वैक्सीनेट नहीं करवाया जा रहा, या तो फैमिली की जानिब से नहीं करवाया जा रहा, या फिर ख़वातीन खुद से ये फैसला कर रही हैं कि हमें शायद वैक्सीनेट नहीं करवाना चाहिए, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। ये देखिए, जब कोई भी प्रेग्नेंट होती है खातून या हामला होती है, तो उसके लिए उसकी बॉडी पे जो जिस्मानी दबाव ज़्यादा होता है, तो वो जिसे हम कहते हैं कि वो ज़्यादा वनरेबल होती है, इन्फेक्शन की बीमारियां उसको आसानी से लग सकती हैं, क्योंकि उसके जिस्म पर जो आप एक बॉडी उसके अंदर एक डेवलप हो रही होती है, तो ये स्ट्रेस में होती है उसकी अपनी बॉडी। तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए तो लाजमन ज़रूरी है, बल्कि सारे काम छोड़ के उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अब मैं ये आपको ये बता दूं कि ये जो वैक्सीन्स हैं, ये तकरीबन अरबों लोगों को दुनिया में लग चुकी हैं, बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ डोजेज, और इस बिलियंस ऑफ डोजेज में तकरीबन हर किस्म की वैक्सीन लाखों लोगों को लग चुकी है। और उसमें लाखों ही की तादाद में हामला खवातीन भी थी। इस वजह से अभी तक हामला खवातीन के बारे में या जिस बच्चे की अभी पैदाइश होनी है उसके बारे में कोई ऐसा साइड इफेक्ट हमारे सामने नहीं आया जिसकी वजह से कोई भी वैक्सीन की हम ये कह दें कि ये ना लगवाइए और ये लगवाइए। तो अभी तक, आज के दिन तक जितनी स्टडीज हुई हैं, ये ना सिर्फ सेफेस्ट हैं वैक्सीन्स हामला खवातीन के लिए, बल्कि उनके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इसी तरह दूध पिलाने वाली खवातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ये तो इससे कुछ अर्सा पहले ही हमारे पास डेटा आ गया था कि उनके लिए भी ये वैक्सीन्स महफूज हैं। और आज हमारे पास जो ताज़ा रिसर्च आई है वो ये है कि अब बाज़ ममालिक में इंक्लूडिंग चाइना और अमेरिका में 5 साल से बड़े बच्चों को ये वैक्सीन लगने की इजाज़त हो गई है, और चाइना में 3 साल से बड़े बच्चों को ये वैक्सीन अब लगाई जा सकती है। पॉइंट ये है कि छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी ये वैक्सीन महफूज साबित हो रही है, और आजकल जो हालात हैं उसके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बात की कि छोटे से छोटे बच्चों के लिए भी कहा जा रहा है, और ख़ास तौर पर अगर हम फाइजर कंपनी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जो रिसर्चेस की हैं उनकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि जो 5 से 3 साल के बच्चे हैं, उससे भी छोटे जो है बच्चे, उनको भी सूटेबल है फाइजर जो है वैक्सीन। लेकिन इसकी डोज जो है छोटे बच्चों में, जो 5 से 11 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए इसकी डोज को कम कर दिया जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिस तरह से एक एज ग्रुप है 15 से 17 साल की, उसमें रुझान ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग वैक्सीनेट होने के लिए जा ही नहीं रहे, बच्चे नहीं रजामंद हो रहे, या उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनको इजाज़त दी गई थी, वो लोग नहीं मान रहे कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उन पेरेंट्स के उनको क्या कहेंगे आप? नहीं जी, इसमें उनको लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुले रहें, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, वहाँ का स्टाफ, टीचर्स, हर शख्स जो है वैक्सीनेटेड हो। देखिए, वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तब भी कोई 100% गारंटी नहीं होती कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट आप स्कूल खोल सकेंगे, आप आउटब्रेक्स को लिमिट कर सकेंगे। और जो हम तकरीबन 1.5-2 साल से अब इन रियलिटी हमारी एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर रुकी हुई है, उसको अगर हमने स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगे, ताकि जब वो स्कूल में जाएं तो वो ना सिर्फ खुद महफूज रहें, बल्कि घर आके वो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, जो ज़्यादा जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो बीमारी लेकर ना आए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अभी 15 से 17 साल वालों के लिए भी ओपन किया, और मैं इसको हाईली इंकरेज करूँगा। और ये याद रखिए कि अमेरिका में 12 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन बच्चों को लग रही है, और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक अब ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि आपने अगर ये काम करना है तो आपको पहले वैक्सीन लगवानी होगी, इसके बाद आप क्लास में आ सकेंगे, इसके बाद आप अपनी ड्यूटी पे जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी NCOC ने कल अनाउंस किया है कि 1 अक्टूबर से बहुत सारे काम जो हम रोज़मर्रा में करते हैं उसके लिए ज़रूरी होगा एडल्ट्स के लिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन उन्होंने करवाई हो। तो ये इट्स द राइट टाइम टू गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है, अब लोगों की तादाद कम होती जा रही है जो खुद को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि जिन्होंने करवाना था
वो तो बहुत जल्दी खुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। अब हमारे पास वो तादाद रह गई है जिनको ज़बरदस्ती हमने वैक्सीनेट करवाना है। ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं डेटा को देखते हुए। ख़ास तौर पर हम जो भी पाबंदियां लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनकी भी रफ्तार स्लो है? हमें जल्दी वो लगानी चाहिए। दूसरा, हम देहात को देखें, देहात के अंदर तो पाबंदियों का कोई ट्रेंड ही नहीं है। वहाँ पर तो उन पर कोई पाबंदी लगा भी जाए तो उनकी ज़िंदगियों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो फिर हर्ड इम्यूनिटी शायद हासिल ही नहीं हो पाएगी। हमारा देहात पर उस तरह से फोकस ही नहीं है। जी, हर्ड इम्यूनिटी तो मैं ऑलरेडी बहुत दफा कह चुका हूँ कि फॉल्स गॉड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी है। लोग गलत समझ रहे थे कि वो हम इस तरह एक खास लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम सारे महफूज हो जाएंगे। होता है वैक्सीन, लेकिन ये अभी इसकी ट्रांसमिशन वायरस की बहुत तेजी के साथ हो रही है, तो इस वजह से नए वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो जब नया वेरिएंट आता है तो वो पिछली इम्यूनिटी को भी बाज दफा अंडरमाइन कर देता है। बाकी आपकी ये बात कि अब लोगों की तादाद कम हो गई है वैक्सीन लगवाने के, ये बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में फिनोमिना नहीं है, इसलिए हम वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं और ये पूरी दुनिया में होता है। उसके एक सर्टेन लेवल पे जाके वो जो ज्यादा लोग लगवा रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ सख्ती की जरूरत नहीं होती, सख्ती भी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको इनकरेज करना पड़ेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। इसके लिए रिस्क कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमने अपना ये मैसेज जो है वो किस तरह, ये तबका हमारी बात नहीं सुन रहा तो इसको हमने हेल्थ का ये मैसेज किस तरह पहुंचाना है कि वो हमारी बात सुने और उसको समझे और उस पर अमल करे। तो सिर्फ डंडे के जोर पे ये काम नहीं होगा, इसमें जैसे कैरेट एंड स्टिक दोनों जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ इनकरेजमेंट भी जो है वो करनी चाहिए लोगों की, ताकि वो इस तरफ आए। लेकिन डॉक्टर साहब, अमेरिकी साइंसदान जो है वो तीसरी डोज की बात कर रहे हैं, यानी कि तीसरी, वो कह रहे हैं कि ये बूस्टर डोज की बात नहीं कर रहे, वो तीसरी डोज कह रहे हैं कि अब रिकमेंडेड होगी अगर ओवरऑल देख लें दुनिया भर में। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पाकिस्तान में अभी तक ये बात कर रही है कि दूसरी डोज के लिए जो लोग हैं वो लाजमी जाएं, क्योंकि रुझान हम देख रहे हैं कि दूसरी डोज लगवाने वालों का भी कम है। पहली डोज से या तो डर जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो डर के जो उसकी जो 1-2 दिन का जो पेन होती है या बुखार होता है उसकी वजह से वो दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, ये वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की हैं और इसकी मुख्तलिफ डोजेज बनेंगी और इनके स्केड्यूल बनेंगे। अभी तो क्योंकि शुरू में आए थे तो इवन जो फाइजर है जो अमेरिका में लगी वो कम डोज में वो लगा रहे थे लोगों को, उसकी जो उन्होंने मिकदार रखी थी। तो आज हमें पता लगा कि उसकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में जो मोस्टली वैक्सीन, चाइनीज वैक्सीन यूज हुई हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, ये जिस किस्म की वैक्सीन है इसमें नॉर्मली 3rd डोज होती है। मसलन आप हेपेटाइटिस देख लीजिए, आप टेटनस देख लीजिए, आपको पता है 0, 1 और 6 मंथ पे ये लगती हैं। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड था हमें शुरू से कि इसके अंदर एक बूस्टर डोज होगी। अमेरिका के अंदर जो भी, क्योंकि जो RNA वैक्सीन हैं, फाइजर है, मॉडर्ना है, उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि उसकी एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं 6 महीने के बाद। लेकिन दूसरा सवाल जो उठाया जा रहा है कि क्या सिर्फ एंटीबॉडी से हम ये जज कर सकते हैं कि आदमी की इम्यूनिटी कम हो गई है? क्योंकि इम्यूनिटी के लिए और 2-3 पाथवेज होते हैं जो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। तो ये एक ऑनगोइंग रिसर्च है। इसी वजह से अमेरिका में FDA ने अप्रूव नहीं किया बूस्टर डोज फॉर एवरीवन। उन्होंने सिर्फ इसको अप्रूव किया है 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को और जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है। तो अभी फिलहाल बूस्टर डोज अमेरिका में सबके लिए रिकमेंड नहीं वो कर रहे। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को जल्दी इसके बारे में अनाउंसमेंट करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आ रहे थे और कोरोना के हवाले से बात करने का मकसद यही होता है कि जो नई रिसर्चेज आ रही हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, आपके जो शुकूक व शुबहात हैं उनको किसी तरह से दूर किया जाए और आप लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप लोग जाएं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया वो जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं और दूसरी डोज वाले तो लाजमी जाएं। कितना इंतजार करवाएंगे, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि डोज लेके हाथ में बैठे हुए हैं कि आप लोग आएंगे तो आगे चलेंगे। दूसरी के लिए अभी तक नहीं आए, लेकिन यही कहा है कि 4 वीक्स के बाद आप लाजमी जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। मैसेज किसी का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग रीज़न देते हैं कि जी मैसेज ही नहीं आया, हमें इसलिए नहीं गए। लेकिन इस तरह की रीजंस जो हैं वो मत आप तलाश करें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, दूसरी डोज वाले भी। पाकिस्तानी जो हैं ख़वातीन की, बल्कि मैं कहूँगा लड़कियों की बात कर लेते हैं कि खेल के मैदानों में वो ऐसा कमाल कर रही हैं कि हमें पता लग रहा है पाकिस्तानी लड़कियों को अगर चांस दे दिया जाए तो वो तो लड़कों को उड़ा के रखना। बिल्कुल, किसी से भी पीछे नहीं है। अगर हम देखें तो पाकिस्तानी ख़वातीन खेलों में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं और वो वतन का नाम भी रोशन कर रही हैं। और एक ऐसी ही होनहार जो खिलाड़ी हैं, परनिया खान भी हैं, उनसे हम अपनी मुलाकात भी कराएंगे, जिन्होंने 56वीं कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपने ही इदारे की महमूदा हैदर को
हरा कर ख़वातीन की नई चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया और कम उम्र है ये। हाँ, ये कम उम्र कौमी चैंपियन बनने का एजाज़ भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। लाहौर की रिहायशी हैं परनिया हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। परनिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परनिया, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, टेबल टेनिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कब से खेल रही हैं, शौक़ कब पैदा हुआ था? और मैं फिर उस पर भी आगे उसके रैकेट्स पे भी बात करते हैं। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मेरा रैकेट अच्छा नहीं है, मैं इसलिए अच्छा नहीं खेलता था। आई वॉज़ अराउंड 9 years old, तो बेसिकली मेरे भाई ने खेलना स्टार्ट किया था, तो वो खेल रहा था तो मैं उसके साथ साथ खेलती थी। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं स्पोर्ट में आ जाऊंगी और मैं बस एक पढ़ाकू बच्ची थी। मैं स्टार्ट में जो स्कूल में जाती थी, पढ़ती थी, बस मुझे पता था कि मैं स्पोर्ट्स में नहीं हूँ। मेरे भाई को मैं देखते देखते फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एकदम से प्रोफेशनल हो जाऊँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खेलती गई, लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच गई। और फिर जब मैं 14 years की थी अपना पहला जूनियर सेफ खेली थी और जूनियर सेफ में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फिर मैं चाइना गई, ट्रेनिंग ली वहाँ से 1 month की। फिर मैं नेपाल गई साउथ एशियन गेम्स खेलने और इसी तरह फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। और अभी हम लोग कतर जा रहे हैं 25 को एशियन चैम्पियनशिप खेलने। ज़बरदस्त, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, कैसा फील करती हैं परनिया कि आप मतलब एक गेम में माइंड ही नहीं था और करते करते इतनी आगे तक पहुँच गई और फिर इतना आप देखेंगे कम उम्र जो है वो टेबल टेनिस जो स्टार वो आप बन गई हैं और उसका एजाज़ आपने हासिल किया चैम्पियन का। मुझे लिटरली अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना आगे पहुंच जाऊंगी। इसमें डेफिनेटली मेरे अब्बू का बहुत ज़्यादा हाथ है, मेरे कोचेस का हाथ है। मैंने प्रोफेशनल कोचिंग ली सर आसिम कुरैशी से और उनके साथ साथ मैं खेलती रही और आहिस्ता आहिस्ता मैं डिपार्टमेंट में हूँ वापडा में और वापडा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट थी मुझे। और स्टार्ट में वापडा की तरफ से जब सपोर्ट हुई तो इसी तरह हम आगे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और 2023 में यहाँ पे पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स आ रही है और हम सारे प्लेयर्स इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं स्पेशली। और मैं यही अगर हम लोगों को यहाँ पे चाइनीज़ कोचेस मिलें तो हम लोग पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले सकते हैं। इसमें एक चांस है कि अगर हमें 2 years के लिए यहाँ पे कोई कोच मिल जाए तो हम लोग डेफिनेटली परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, कितनी हेक्टिक गेम है इसके बारे में अगर देखा जाए? वैसे इतना ज़्यादा भागना नहीं पड़ रहा होता तो आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि इसमें तो शायद इतनी एफर्ट नहीं लग रही होती है, लेकिन जब हम चाइनीज़ को ख़ास तौर पे खेलते देख रहे होते हैं हम तो बॉल तो नज़र ही नहीं आ रहा होता ना कि ये क्या हो रहा है। तो कितनी इसमें एफर्ट लगती है और कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? टेबल टेनिस एज आप सब लोगों को पता है कि ये फास्टेस्ट गेम है और ये वर्ल्ड्स 2nd फास्टेस्ट गेम है और इसके लिए 9 feet के टेबल पे जिस बॉल ट्रेवल करती है और आपने उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होने पड़ते हैं और उसके लिए मेरी हर रोज़ की 3 kilometers जॉगिंग होती है जिसमें मैं स्टेमिना बिल्ड करती हूँ और उसके बाद मेरी राइट लेफ़्ट मूवमेंट्स होती हैं, ड्रिल्स होती हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज होती है मेरी उसके अलावा और प्लस टेबल ट्रेनिंग अलग जो मैं हॉल में जाके मेरी ट्रेनिंग होती है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लेयर्स के साथ मैचेस खेलती हूँ, फिर मेरे सर आते हैं, फिर सुबह का कैंप अलग होता है हमारा। तो 3 sessions के लिए आपके दिन में कितने 36 घंटे होते हैं? अब वो बस चलता रहता है। 3 sessions होते हैं परनिया ने कहा उनके। अच्छा परनिया, आप बात करी थी कि आप बड़ी पढ़ाकू बच्ची थी, तो हमें पढ़ाई के बारे में बताएं कि पढ़ क्या रही हैं? मैंने O levels की है LGS से और मैं करंटली किनेट कॉलेज में हूँ इस टाइम। अच्छा। तो अब ज़्यादा फोकस हमारा स्पोर्ट्स में हो गया ना? हाँ, अब मैंने कहा कि अब स्पोर्ट्स पे चलते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स से कैरियर बना लिया डेफिनेटली। ज़बरदस्त। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? जिस तरह से आपने कहा कि एक और आप चैम्पियनशिप के लिए जा रही हैं, तो उसके अलावा क्या प्लान्स हैं? ये कतर के हम लोग जा रहे हैं और हम लोग इसमें परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद साउथ एशियन गेम्स आ रही है पाकिस्तान में 2023 में और हम उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम मेरे कोच हैं, उनके साथ मैं ट्रेनिंग करती हूँ। वो मेरी बाकी डेली सारी एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसमें हम गोल्ड मेडल ले सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है। और उसके बाद इस तरह वर्ल्ड लेवल पे 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स आ रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे हमारी वर्ल्ड रैंकिंग बन जाएगी और अगर वर्ल्ड रैंकिंग बन जाएगी तो हम लोग क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में? क्योंकि हमें तो क्रिकेट ही नज़र आ रही होती है ज़्यादातर, तो बाकी तमाम जो स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स विमेन हैं वो कह रही होती हैं कि जी कि हमारी स्पोर्ट्स को भी तो, हमारी खेल को भी तो हमारे को भी दिखा दें, शायद लोगों के इंटरेस्ट पैदा हो जाए, टीवी पे आके वो देख लेंगे, उनको पता लगे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैसा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर और मज़ीद इसको निखारने के लिए कौन किरदार अदा कर सकता है?
पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये सिर्फ क्रिकेट से हट के अगर लोग सोचें तो मेरे ख्याल से हर स्पोर्ट जिनका शायद लोगों को पता भी नहीं होगा, और जैसे एक जेवलिन थ्रो में हमारे अरशद नदीम गए थे ओलंपिक्स में, इसी तरह मतलब इस स्पोर्ट का किसी को भी नहीं पता था, मगर ये है हमारे मुल्क में। और हर स्पोर्ट यहाँ पर है जिसमें टैलेंट है और वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ दे दें, अगर हमें एक टाइम प्रोवाइड कर दें कि इसके अंदर आपको ये कोच मिलेगा और आपने ये परफॉर्मेंस देनी है और आपको पता हो कि ये आपका टारगेट है। तो हमारे यहाँ पे टेबल टेनिस का भी यही है कि टेबल टेनिस में लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट जो है ये क्रिकेट की तरह इतनी ओपन नहीं है और लोग इसको इतना ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, और शायद इसमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोचेज़ नहीं है। अगर कोचेज़ हमें बाहर से प्रोवाइड करें, इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो, यहाँ पे हार्ड वर्क स्केड्यूल्ड ट्रेनिंग हो, कि आपको पता है कि आपकी रेगुलरिटी हो, पर्टिकुलर हो आप, और आपकी कोई हॉलीडेज़ ना हो इसमें जब तक आप चैम्पियनशिप विन ना कर लेते। तो उस टाइम तक अगर आप लोगों को पता हो तो एक परफॉर्मेंस आ सकती है किसी भी स्पोर्ट में। यानी कि पनिया कहना है कि सख्त ट्रेनिंग होनी चाहिए, हॉलीडे भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट। बिल्कुल। अच्छा पनिया, जिस तरह से हम बात करें, आपने अपने भाई को देख के टेबल टेनिस का जो है आपको शौक पैदा हुआ, इसके अलावा भी कोई और गेम्स खेली, कभी पसंद हो कोई और भी खेलना, या फिर सिर्फ आपका फोकस टेबल टेनिस की तरफ ही था? पहले मैं अपने स्कूल में थ्रो बॉल भी खेलती थी, बैडमिंटन भी खेलती थी, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, मुझे उसमें 80 मेडल्स मिल गए थे स्टार्ट में। तो मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में जाती थी, खेलती थी। फिर जब मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट की तो मुझे उसमें फ़ील हुआ कि मैंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला और उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिल गया। तो स्टार्ट में मैं उसमें भी रो रही थी उधर के मुझे सिल्वर मेडल क्यों मिला, मैंने गोल्ड लेना था, हालांकि मेरी ज़ीरो ट्रेनिंग थी, कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था मुझे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं स्पोर्ट में आई तो फिर मुझे सिर्फ उसी का शौक हो गया, फिर एक स्पेसिफिक स्पोर्ट बन गई मेरी। अच्छा चलें, अब हमें ये बताएं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं वो बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि बच्चे सिर्फ या तो स्पोर्ट्स के होकर रह जाते हैं या फिर सिर्फ जो है वो पढ़ाकू बच्चे बन के रह जाते हैं? कुछ दरमियान का रास्ता आपने देखा कि क्यों नहीं मिल पाता है, कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही हो, करियर ओरिएंटेड हम वहाँ से भी हों और यहाँ से भी हों? यहाँ पर आप क्या समझती हैं, स्ट्रक्चर नहीं है, क्या कोताहियाँ हैं? यहाँ पे बेसिकली बैलेंसिंग की बात आती है कि आपने स्पोर्ट्स को पढ़ाई के साथ किस तरह बैलेंस करना है। कुछ यहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो मेरे ख्याल से रूरल एरियाज़ के हैं, जो स्पोर्ट्स में इस वक्त हमारी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं और उनको पढ़ाई में इतना नहीं दिलचस्पी है, उनको स्टार्ट से स्कूलिंग का इतना नहीं, ग्रेड 5 तक उन्होंने पढ़ा और बस फिर वो क्रिकेट पे लग गए या किसी और स्पोर्ट में। अगर वो बैलेंस करें पढ़ाई को कि दिन के इतने आवर्स आपने स्टडी के लिए रखने हैं और इतने आवर्स आपने स्पोर्ट के लिए रखने हैं, तो आप दोनों को इक्वली मैनेज कर सकते हैं। और मेरी भी यही रूटीन है कि अगर मैं सुबह पढ़ रही हूँ तो मेरा एक पता होता है मुझे कि 3 आवर्स अगर मैंने पढ़ना है तो 3 आवर्स इक्वली मैंने हॉल में जाके ट्रेनिंग करनी है। फिर शाम की मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है। अगर मैंने नहीं करनी, मेरा मूड नहीं बन रहा, मगर मैंने करनी है फिर भी, क्योंकि वो एक आपकी रूटीन बन जाती है और उसके बाद आपने परफॉर्मेंस भी देनी है। तो इक्वली आपने, मेरे जैसे 23rd को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और 10th को नेशनल थी। आई हैड लाइक अराउंड 10 days, तो उसमें मैंने 3 सेशंस खेल के इकट्ठे, उसमें बिल्कुल नो रेस्ट, ये वाली सिचुएशन थी। आप तो बड़ी काबिल हैं और आप बड़ी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह। हम आपको गुड लक कहेंगे, आपने जो कुछ सोच रखा है उसमें वैसे ही परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। पत्नी बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। पाकिस्तान की ये टैलेंट है और ख़ास तौर पर हम देखें कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, हमें तो वो प्रोडक्ट नज़र आ रहा होता है कि जब वो कामयाब हो के हमारे सामने, मतलब ये कामयाब है, ये प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, लेकिन जितनी उसने मेहनत की होती है ना वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। इन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। हम ज़्यादा खैर हम सभी क्रिकेट में बात पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पढ़ने ने बताया कि वो खेल के साथ साथ पढ़ाई को भी उतना ही टाइम देती हैं, तो इन दोनों को एक साथ लेके चलना होगा हमें। चलें हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, बड़े सग़ीर की मारूफ गुलकारा मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की आज 95वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फ़न गायकी का अनमोल सरमाया, दिलकश और सुरीली आवाज़ की मालिक बड़े सग़ीर की मारूफ गुलकारा
मलिका तरन्नुम नूर जहां मौसीकी का एक तरक्शां बाप थी। आज के दिन हम बात भी करेंगे नामवर गुलकारा तरन्नुम नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तरन्नुम साहिबा। दुनिया गायकी की अगर बात करें तो मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां अपनी मिसाल आप थी। उनमें ऐसा क्या था जो उन्हें दूसरे गुलकारों में मुमताज करता था? ये देखें, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम जी, और मुझे ये सुन के जान के खुशी हुई कि आप मेरी उस्ताद मलिका तरन्नुम नूर जहां जी की सालगिरह का दिन मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। उनमें ऐसी मुनफरिद चीजें थी जो सबसे अलग करती थी। एक तो ये है कि उन्होंने शुरू से रियाजत बहुत की, बचपन से ही, और अच्छे उस्तादों से सीखा और फिर पाको हिंद में उन्होंने अपना नाम किया। दूसरा ये बात है कि अल्लाह की करम नवाजी उनपे बहुत थी। उन जैसी आवाज या उन जैसा अहंकार, जिसे हम गाने बजाने वाले लोग कहते हैं, तो उन जैसा अहंकार किसी का नहीं था। यानी वो जब आ करती तो लगता था कि 4 तानपुरे छिड़ गए हैं, इतना शोर उनकी आवाज में। क्या बात। दूसरा ये कि उन्होंने हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का मतलब ये है जी। कि हर किसी की रवश गाई, जैसा भी म्यूजिक डायरेक्टर ने गवाया बल्कि उससे बेहतर ही गाया जो भी गवाया। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मुनफरिद करती हैं। जी ठीक है। तरन्नुम नाज साहिबा, ये बताइएगा, आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि बाकायदा तौर पर आपने शागिर्दी इख्तियार की मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां की। कोई ऐसे, वैसे ये भी हमें बता दीजिएगा कि वो सिंगर तो बहुत अच्छी थी, वो उस्ताद कैसी थी आपकी, और कोई खुशगवार वाक़या जो आपको याद आ रहा हो? बहुत सारी खुशगवार यादें हैं जो कि मैं भूल ही नहीं सकती। अब बताने से तो वो चीज नहीं आएगी, लेकिन जब मैंने शागिर्दी की है उनकी, अब मेरा अपना नाम हो गया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, तो तब मैंने शागिर्दी, कुछ लोग कहते थे कि ये क्यों आप शागिर्दी कर रहे हैं, आपको तो सारे लोग जानते हैं। मैंने कहा ये एक मौसीकी ऐसा इल्म है कि जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेना चाहिए झोली फैला के। तो मैडम नूर जहां, मलिका तरन्नुम नूर जहां, जिन्होंने अपने 60 साल कैरियर में किसी को शागिर्द नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी बात और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनकी शागिर्द हुई। इससे ज्यादा कोई और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। फिर मैं जब जाती थी उनके पास तो काफी देर बैठा करती थी और मुझसे भी सुनती थी, खुद भी गाती थी कि आप ऐसा कहो ऐसा कहो। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ इतना वक्त गुजारा जो कि किसी को नसीब नहीं। बिल्कुल। अच्छा नाज साहिबा, हम देखिए मैडम की वैसे क्या बात है, मैडम की को हम वैसे सुनते हैं, उनके गाने आए, हम उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर भी हैं, लेकिन चूँकि आपने उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, उनकी आपके साथ मुलाकातें भी ज़्यादा रहीं, तो आपने उनको, उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें उनकी शख्सियत कैसी थी, और उसके अलावा आपने उनको कैसा पाया कि वो पर्सनली वो कैसी थी? बहुत अच्छी खातून थी। ये ना समझे कि मैं उनकी शागिर्द हूँ और उनकी तारीफ कर रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से जो सुना वो आपको बता रही हूँ कि वो इतनी अच्छे अखलाक की मालिक थी और इतना सखी दिल था उनका कि कोई भी सवाल लेके उनके पास आता उनके घर पे, यानी लड़की की शादी है या किसी की नौकरी नहीं लग रही, तो वो चुप करके उनको जो भी देना होता था पकड़ा देती थी। जैसे कि मिसाल है ना कि आप सीधे हाथ से दें तो बाएं दूसरे हाथ से पता नहीं देना चाहिए। तो इस तरह वो लोगों की मदद करती थी और बहुत ही रहम दिल थी। मैंने अपनी आंखों से ये देखा और कानों से सुना जो आपको बता रही हूँ। और मेहमान नवाज बहुत अच्छी थी। कोई भी आ जाता उनके पास, उनको खाना खाए बगैर या चाय वगैरह बिस्किट या जो भी खातर हो सकती थी वो करे बगैर वो जाने नहीं देती। बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। दूसरा ये कि उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत गुस्से वाली थी, वो बहुत महसूस करती थी। आप ये मुझे बताएं कि घर पे जो पूरे घर में जो बड़ा होता है जी। उसकी छोटा अगर इज्जत ना करे तो उससे फिर गुस्सा तो आता है ना। तो ऐसे ही मैडम नूर जहां जी की बात थी कि वो सबसे सीनियर थी पाकिस्तान में।
इंडिया में भी सब सिंगरों से सीनियर थे। तो अगर उनको कोई सलाम ना करे या उनका अदब ना करे तो फिर तो गुस्सा आता है, लेकिन दिल की बहुत मासूम। ठीक है तरन्नुम नासिर, हम गज़ल की बात कर लें, हम बात कर लें गीत की बात कर लें, मिली और जंगी नगमों की बात कर लें। मैडम नूर जहां का एक अपना मकाम है और उनको ट्रेंड सेटर कहा जाता था। आज के अगर हम फनकार की बात करें तो आपको वो ये रवायात आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? की वजह ये है कि वो जज्बा था मैडम नूर जहां जी के अंदर, जो कि आज किसी में नजर नहीं आता। उन्होंने महाज पे भी जाके जंगी तराने गाए और घर से बच्चों को, छोटे थे उस वक्त मैडम जी के बच्चे, 2 बेटे और बेटियां थी, ये छोटी थी, उमा बाजी सबसे बड़ी थी, तो वो सब बच्चों को संभालती थी। तो वो उनको घर पे छोड़ के ब्लैकआउट में जाती रही है अपनी गाड़ी पे। रेडियो पाकिस्तान रोजाना एक उनका मिली नगमा होता था, तो वो जज्बे के तहत ही जाती थी ना, उनको अपने वतन की मोहब्बत खींच के ले जाती थी रेडियो पाकिस्तान। और वो रोज फौजी भाइयों के लिए एक जंगी तराना जरूर तैयार करती थी और वो ये कहा करती थी कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, मैं अपने मुल्क की खातिर ये कर रही हूँ। यानी उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी, ब्लैकआउट होती थी, तो उसमें लेके जाना गाड़ी को रेडियो पाकिस्तान गुलबर्ग से लेके रेडियो पाकिस्तान तक, तो ये बहुत हिम्मत और जज्बे की बात है। दूसरा ये उस जमाने में लिखने वाले बहुत अच्छे थे, उस जमाने में म्यूजिक एक्टर बहुत अच्छे थे, उस जमाने में सिंगर जो कि मलका तरन्नुम नूर जहां जी का कोई जोड़ ही नहीं, कोई सानी नहीं था। उन्होंने फिर पूरे जज्बे से, अच्छी शायरी होती थी, अच्छी रिकॉर्डिंग होती थी, अच्छा प्रोड्यूसर होता था, ये सारी चीजें मिक्स थी। लेकिन मेन बात जो मैं कहूँगी ना कि इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। वो पूरे जज्बे के साथ उन्होंने गाया, जो कि आजकल ना तो ऐसा लिखा जाता है और ना ही ऐसा गवाया जाता है, ना ही किसी म्यूजिक एक्टर से काम लिया जाता है, जो कि माशाल्लाह आज भी अच्छे अच्छे म्यूजिक एक्टर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता। करना चाहिए उनसे, तो फिर देखें। बिल्कुल ठीक है तरन्नुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और मैडम नूर जहां के हवाले से बात हो रही थी। आपको ये एजाज़ हासिल है और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। बिल्कुल प्रोग्राम का हिस्सा भी बने हैं। हमजा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है। हमने अब मैडम के हमने गाने भी सुने हैं अपने व्यूअर्स को, लेकिन अब मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है तो उस लिहाज से उनको अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि गर्मी रुखसत हो रही है और सर्दियाँ आने वाली हैं। तो उसके इंतज़ार में हम लोग जो है ना अपनी थोड़ी सी स्किन को जो है स्किन केयर जो है उसको भूल जाते हैं कि हमने अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है। लेकिन जैसे ही मौसम में हम देखेंगे सरमा अगर शुरू होता है, उससे कबल एक गर्मी की लहर आती है शदीद किस्म की, हमेशा से हम देखते आए हैं, और उस के दौरान जो सेहत जो आपकी स्किन है उसकी जो सेहत है वो ख़राब हो रही होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा ख़तरात लाहक हो रहे होते हैं। और हमने कैसे तब्दील होना है, मौसम के साथ साथ हमने कैसे तब्दील होना है, टेक्निक्स कैसे तब्दील करनी है। हम पानी पीना कम कर देते हैं, ये बहुत बड़ा मसला होता है, जिसकी वजह से हम स्किन की बात कर रहे होते हैं। बाद में अगर हम बात करें चेहरे के दानों की बात करें, ये बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे अब तो लड़कों का ही बहुत ज़्यादा मसला है और ख़वातीन का तो खैर खूबसूरत नज़र आना, अब ये मुझे लगता है कि ये एक मफरूज़ा सा रह गया कि जी सिर्फ ख़वातीन का दिल करता है। अब हर कोई जो है नज़र आना भी चाहता है, उसके लिए वो कोशिश भी कर रहा होता है। और जितने हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाते हुए एक बड़ी तादाद है जो अब लड़कों की मर्दों की भी। बिल्कुल ऐसी। और हम सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, ये मसला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जिस तरह से हमने एक्ने की बात की है, जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं स्किन पर, इसका बहुत ज़्यादा मसला है। और इसकी वजह से जो है ना हम अपना कॉन्फिडेंस देखते हैं, जिन लोगों का है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो करते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है। वो लोग सही तरह से बात भी नहीं कर पाते हैं कि उनको टेंशन होती है कि उनकी स्किन पे इतने पिंपल्स हैं और स्कार्स हैं। तो इन सारे चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा किसी से गुफ्तगू करते हुए और फिर किसी अगर हम देखें तो कहीं पर जाते हुए भी फैसला करते हुए घबराते नहीं, मैं ना ही जाऊं तो बहुत बेहतर है कि वहाँ पर मुझे शायद नहीं जाना चाहिए, तो लोग इस वजह से भी कई फैसले कर रहे होते हैं। तो आज हमने इस पर बात करनी है। बिल्कुल हम इन पर बात करेंगे। हम स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सनिया जावेद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा। ये क्या मसाइल हमने जो डिस्कस किए हैं ये बहुत ज़्यादा आपके सामने भी आते होंगे और आपके पास बहुत सारे केस आते भी होंगे। सबसे पहले तो हमें मौसम की बात करनी है, क्योंकि चेंजिंग आ रही है वेदर में, तो फिर उसके लिहाज से हम लोगों को अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी के हम लोग जिस तरह से टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे स्किन केयर की, सर्दियों में टोटली डिफरेंट हो जाती हैं वो।
अच्छा, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक मरतबा कोई प्रोडक्ट्स डॉक्टर से रिकमेंड करवा लिए तो वो थ्रू आउट द ईयर सारा साल लोग वही इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि ये बेसिकली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमारे मुल्क में कह लें कि ये हम ब्लेस्ड हैं हर तरह के मौसम से, लेकिन उसके साथ साथ हमारी स्किन की, बालों की, हमारी हेल्थ की जो रिजीम्स हैं, जो सारी हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, इसको भी हमें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वेदर। अब जैसे अगर गर्मियां हैं तो उसमें हमारी वो कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ें अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करें जो उनको हीट से बचाएं, उनको सूरज की तपश से बचाएं, उनको स्वेटिंग से होने वाले मुज़र असरात से बचाएं। और जब सर्दियां आती हैं तो उसमें स्किन सबकी ड्राई होती है, और ये हर कोई बंदा फेस करता है। स्किन पे खारिश शुरू हो जाती है खुश्की की वजह से, जिल्द के ऊपर खुश्की की वजह से एक्नी आना शुरू हो जाती है, और भी बेतहाशा अमराज, बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें सर्दियों में स्किन की जो एहतियातें होती हैं, जो बालों के लिए एहतियातें होती हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। इसमें हमारी कोशिश होती है कि अगर किसी की स्किन ड्राई है, खुश्क है और हसास है, क्योंकि जिसकी जिल्द खुश्क होती है वो हसास भी होती है, उनके लिए हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड या कोई ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो आपकी स्किन के हिसाब से सूट करता हो आपको। और अगर किसी की ऑयली जिल्द है तो उसमें हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र पे आ जाते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर सारा साल सन ब्लॉक की कोई छुट्टी नहीं है, सन ब्लॉक नहीं छोड़ना, सन ब्लॉक कंटिन्यू रखना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर डैमेज ना आए रोशनी की वजह से, धूप की वजह से। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें मौसम के साथ थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ती हैं कि गर्मियों में स्किन केयर हमारी थोड़ी सी ड्राई करने के लिए होती है, लेकिन सर्दियों में हमने एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करना होता है ताकि हमारी स्किन खुद ही रिपेयर होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, हम पानी का जो इनटेक है, वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है हमारा, और हम पानी पीना भूल ही जाते हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना है? और फिर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, चाय का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हो? अच्छा, सर्दियों में स्पेशली लोग पानी काफ़ी कम कर देते हैं, तो इसमें मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप पानी अगर नहीं पीना चाह रहे तो आप ग्रीन टी का पानी बना के साथ पीते रहें, और लिक्विड इनटेक अपना हमेशा अच्छा रखें। जो एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स होते हैं, और ये कोई फैंसी चीज़ नहीं है, आपके घर में इजीली हर एक के अवेलेबल है। पुदीना हर एक के घर में अवेलेबल है, लेमन हर एक के घर में अवेलेबल है, सब्ज़ चाय के पत्ते हर एक के घर में अवेलेबल हैं। आप उसका कावा बना के सारा दिन वो इस्तेमाल करें, आपकी स्किन, हेयर, नेल, इनफैक्ट आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी उसे क्लियर रहते हैं। इसके साथ साथ जो आपने चाय और कॉफ़ी का कहा, ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि 1 कप कॉफ़ी और 4 कप चाय अगर आप अपनी रूटीन में ये रखते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी हार्ट के इश्यूज़ नहीं बनते। अच्छा। ये इतना इसका फ़ायदा है। तो इसलिए 1 कप कॉफ़ी और 4 कप चाय मैं अपने हर पेशेंट को ये ताकीद करती हूँ कि ये साथ पिएँ, इसका इंटेक रखें साथ। अच्छा। स्किन पे तो इसके बेहतर असरात हैं ही, लेकिन साथ साथ हमारी खून की नालियों को साफ़ करना, दिल को बेहतर करना, इसके और भी बहुत। ये चाय कौन सी वाली है? क्योंकि हमें ये बता दें कि पाकिस्तान में जो चाय बना के हम पीते हैं वो वाली चाय है, या जो अमेरिकन की बात कर रहे हैं पी रहे होते हैं वो वाली चाय? अच्छा, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि पत्ती को इतना जला दिया जाता है कि वो उल्टा हमारे स्टमक के लिए एक नुकसानदेह चीज़ बन जाती है। तो हमेशा जिसको सेपरेट टी, दम वाली चाय कहा जाता है, उसको प्रेफर करें, उसमें नुकसान नहीं होता कोई, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम एक्ने की भी बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मसाइल हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उस वजह से भी हो सकता है कि ये एक्ने हो। तो उनका हल क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि हर बच्चे के मतलब हम देखें टीनेजर्स काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन एक्ने जो है टीनेजर ग्रुप में आता है, इसके बाद ये 35-40 के ग्रुप में भी आता है, और अब तो ये 50+ लोगों में भी आना शुरू हो चुका है। रीज़न ये है कि जो इनिशियल फेज़ है, जो हम टीनेजर, जो टीन्स कह लें, 17, 18, 19, जो भी टीन का ग्रुप है, इसमें बेसिकली हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। उन हार्मोनल चेंजेस को अगर हम टाइमली कंट्रोल ना करें तो वो जो चेंजेस एक्नी की फॉर्म में आ रही होती हैं, तो वो बाज़ दफ़ा एग्रेसिव एक्नी, जिसको नोडुलोसिस्टिक एक्नी में भी हम कहते हैं, उसमें बदल जाती हैं। अगर उसको हम टाइमली ना ठीक करें तो वो बाद में पेशेंट के लिए इतनी ट्रबलसम बन जाती है कि उसका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, बिकॉज़ चेहरे के ऊपर बड़े बड़े से दाने और खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं, और लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने चेहरे को छुपाना शुरू कर देते हैं, लोग गैदरिंग्स को अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर रिस्पॉन्स आएगा।
और जो लेटर एज ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया कि लेटर एज ग्रुप्स में जैसे एक्नी आती है, तो एक हमारी सोसाइटी में एक जो नॉर्म है कि जी सबने गोरा होना है, तो ये गोरा करने वाली क्रीमें और ये स्टीरॉइड्स वाली क्रीम्स में सबसे ज़्यादा जो स्टीरॉइड की क्वांटिटी होती है बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। लगाने से आपको एकदम फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसके बाद चेहरे के ऊपर एक्नी आना शुरू हो जाती है, जिसको मोनोमॉर्फिक इरप्शंस एक होती है, तो वो स्किन के ऊपर सारी आ जाती है। हर एज ग्रुप में अभी आना शुरू हो गई है। पहले सिर्फ ये टीन्स में थी, लेकिन और कुछ रेशो थी जो लेटर एज में थी, लेकिन अब ये थ्रू आउट जो अगर हम कैलकुलेट करें तो हर एक के डिफरेंट कॉजेज़ हैं। कहीं पे हार्मोन्स का है, कहीं पे पॉलिसिस्टिक ओवरी के इश्यूज़ हैं, कहीं पे क्रीम्स के इश्यूज़ हैं, तो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं इसके जो आपके चेहरे के ऊपर एक्नी को लेके आते हैं। तो इसलिए इसमें हमेशा हम ये रिकमेंड करते हैं कि ख़ुद से मेडिकेशन ना करें, अपनी एज के हिसाब से ऑथेंटिक स्किन स्पेशलिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट रिकमेंड कराएं इसके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, ये तो आपने हमें क्रीम्स बताई, स्टीरॉइड्स के बारे में बताया, लेकिन हम घरेलू टोटके समझ रहे होते हैं, कुछ बाजियाँ जो क्रीमें बना रही होती हैं वो 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, वो 700 क्रीमें मिक्स करके बनाई जा सकती है, उसके क्या असरात होते हैं? और ये पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों के अंदर भी, ख़ास तौर पे छोटे मोहल्लों के अंदर, लेकिन बड़े शहरों के छोटे मोहल्ले वहाँ पर बहुत ही आम है, और वो तो बेहतरीन काम चल रहा है, और वो लोगों के पिंपल्स भी उससे दूर हो जाते हैं और सारे मसले भी उनको लगता है कि हल हो रहे हैं। ऐसा होता है या उसके बहुत नुकसान आते हैं? बिल्कुल ऐसा है। 7 डेज़ के अंदर मैजिकल रिजल्ट्स हैं, वो मैजिकल प्रोडक्ट होता है, लेकिन 7 डेज़ के बाद जो नुकसान शुरू होते हैं, कह लें कि अगर वो 250 की क्रीम है, 250 रुपये की वो क्रीम बन रही है, तो उसके बाद को 25-30 हज़ार लग जाएगा उसके नुकसान को ठीक करने में। इसलिए अपनी हेल्थ का, आपकी स्किन जो है आपकी हेल्थ का पार्ट है, उस पर रिस्क ना लें। आपको वक्ती बज़ाहिर चीज़ जो ठीक लग रही है वो आपको कुछ दिन के बाद उससे कई गुना ज़्यादा मुज़र असरात देती है, इसलिए कतन इस्तेमाल ना करें। हम स्टीरॉइड्स को कहते हैं कोई मैजिकल ड्रग है ये जो फ़ौरन रिजल्ट देती है, लेकिन उतना कह लें उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, इतना डैमेज वो कर देती है, इसलिए नो स्टीरॉइड्स, कभी भी ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इनिशियल इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम 3 ग्रुप की बात कर लेते हैं, जिस तरह से उनको अगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, तो हमें इनिशियली अगर हमें ये चीज़ हमें फेस करना पड़ रही है, तो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, या फिर हमें कोई अपनी डाइट को भी बेहतर करना चाहिए कि उससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, कंट्रोल हो जाए चीज़ें? अच्छा, एक्नी में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि इसमें डाइट का रोल है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जो कहते हैं इसमें डाइट का रोल नहीं है। अच्छा। और टेक्निकली इसमें डाइट का रोल डायरेक्टली कोई नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल ले लें, चॉकलेट्स बच्चे बचपन में भी खाते थे और टीन एज में भी खाते हैं, तो ना बचपन में अगर दाने नहीं निकले तो टीन एज में कैसे निकल आएंगे? तो इट्स बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस। इनडायरेक्ट रोल ज़रूर हो सकता है, बट डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। इसलिए जो टीन्स में हम जो बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स की चूँकि तब्दीली आ रही है, तो उस तब्दीली में हमें बजाय टोटके करने के इनिशियल लेवल पे ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, वरना ये होता है कि इसमें बाज़ दफ़ा जब फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा हो तो स्कार्स वाली एक्नी आना शुरू हो जाती है। तो जितना जल्दी उसको करेक्शन की तरफ ले जाएं उतना ही बेहतर। बच्चों को पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि भाई नहीं ठीक है वो ठीक हो जाएगा, पेरेंट्स सीरियस नहीं ले रहे होते इन चीज़ों को। अच्छा डॉक्टर सनिया, ये भी हमें बताएं कि हमें फौरी रिजल्ट्स डॉक्टर से भी तो चाहिए होते हैं, और फिर जब हम आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम आपको कहते हैं कि जी फौरी कर दें, और वो जब 1-2 सेशंस में नहीं हो रहा होता, तो फिर पेशेंट्स का क्या ख्यालात होते हैं, क्या रिस्पांस होता है, या फिर आपको लगता है कि पेशेंट्स इतने समझदार होते हैं कि उनको पता होता है टाइम लगेगा ये? अच्छा, इसमें अब चूँकि हम इतनी एडवांस चीज़ें ले आए हुए हैं पाकिस्तान में, और हर बंदा इतनी एडवांसमेंट की तरफ चला गया है कि मैं नॉर्मली अपने पेशेंट को गाइड कर देती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो सिंपल मेडिकेशन से भी आपका इशू ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लाइक 4 to 6 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसमें हमारे पास सेफेस्ट ऑप्शन पील्स की फॉर्म में, लेजर्स की फॉर्म में, और अगर आप कराते हैं तो 7 डेज़ के बाद आपकी एक्नी सारी गायब हो चुकी होती है, और कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है इनमें। अच्छा, लॉन्ग टर्म में नहीं है ना? लॉन्ग टर्म में नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका सुबह का आप हिस्सा बनी, और हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।